अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। जी मैं नहीं बोल रही क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि स्टूडेंट्स थोड़े से और आ जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने अरे का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, अरे का डेटा स्ट्रक्चर। और दो एल्गोरिदम्स हमने मेनली स्टडी किए थे अरे के। एक हमने पढ़ा था ट्रैवर्सिंग ऑफ लीनियर अरे, और दूसरा हमने पढ़ा था इंसर्शन इन लीनियर अरे। इंसर्शन के लिए हमने दो सिनेरियोज देखे थे कि एक आपके पास जो है वो इंसर्शन होती है इन मिडल ऑफ द अरे, और दूसरी जो है वो इंसर्शन होती है कि आप अरे में इंसर्ट करते हैं और वो किसी भी लोकेशन पर, यानी कि जो अवेलेबल लोकेशन होगी उसके ऊपर जो है
आपका जो एलिमेंट है, जो आइटम आप स्टोर करना चाह रहे हैं, वो स्टोर हो जाता है। इसके अलावा हमने लीनियर अरे की रिप्रेजेंटेशन देखी थी और हमने देखा था कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का, यानी कि किसी भी अरे के पर्टिकुलर इंडेक्स का जो एड्रेस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता चल सकता है कि किसी भी इंडेक्स का जो पर्टिकुलर मेमोरी जो है, वो एड्रेस जो है वो आपके पास जो है वो क्या है। और इसके अलावा अभी आज के लेक्चर में हम अरे को ही कंटिन्यू करेंगे। अरे के हम फर्दर दो एल्गोरिदम्स देखेंगे, एक डिलीशन इन अरे और सेकंड हमारे पास है जो है सर्चिंग इन अरे। और फिर हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल का पता है, आप लोग इम्प्लीमेंट करके आए होंगे ऊप के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे की जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो जो है वो किस तरह से होती है, और दो लीनियर अरे के दो एल्गोरिदम्स जो हैं वो इस लेक्चर के अंदर जो है इंक्लूडेड हैं। इफ टाइम, अगर हमारे पास जो है वो टाइम होगा तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे की इंसर्शन के साथ। तो सबसे पहला जो एल्गोरिदम हमने अभी आज देखना है वो है डिलीशन इन अरे। जो डिलीशन इन अरे का सिनेरियो है वो हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ एन अरे प्रेजेंट्स नो डिफिकल्टीज। डेफिनेटली जिस तरह से हमने इंसर्शन देखा था कि आप अगर अरे में लास्ट में जो फ्री स्पेस है उसके ऊपर अगर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आप सीक्वेंस वाइज वन बाय वन एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मिडिल इंडेक्स के ऊपर, मिडिल लोकेशन के ऊपर अगर कोई वैल्यू ऐड अप करना चाहते हैं फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको वैल्यूज को जो ऑलरेडी अरे के अंदर पड़े हुए हैं उन वैल्यूज को जो है वो डाउनवर्ड मूव करना पड़ता है, ताकि आपके पास वो जो बीच का इंडेक्स है वो फ्री हो जाए और फिर वहां पर आप अपना जो पर्टिकुलर आइटम है उसको आप स्टोर कर दें। इसका रेलिवेंट जो एल्गोरिदम है इसको भी हमने देखा था और मैंने आपको ड्राई रन करके भी बताया था कि किस तरह से ये एल्गोरिदम जो है वो रन हो रहा है। जहां तक बात है डिलीशन की, तो डिलीशन में भी बिल्कुल सेम सिनेरियो यूज होता है। एक तो वही बात कि जो फर्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि अगर आप लास्ट एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बट डिलीटिंग एन एलिमेंट समवेयर इन द मिडल ऑफ द अरे वुड रिक्वायर दैट ईच सब्सिक्वेंट एलिमेंट बी मूव्ड वन लोकेशन अपवर्ड इन ऑर्डर टू फिल अप द अरे। ठीक है, जिस तरह से हमने इंसर्शन में देखा था कि हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, उसी तरह से आपके पास जो डिलीशन होती है उसमें अगर आप एक एलिमेंट डिलीट करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो सबसीक्वेंट एलिमेंट है, यानी कि उसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। सिंपल जो मैनुअल हमारे पास सिनेरियो है हमने इसके अकॉर्डिंगली देखा था कि अब आपके पास जिस तरह से इंसर्शन हो रही थी, ये तीन स्टेप्स तो इंसर्शन के हैं। लास्ट हमारे पास डिलीशन का स्टेप था, डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एन अरे, डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। डिलीट क्या करना है, डेविस फ्रॉम सेकेंड लोकेशन। अब ये हमारे पास अरे है और इसमें सेकेंड लोकेशन पर हमारे पास जो है वो डेविस है। अगर हम डेविस को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके सबसीक्वेंट जितने एलिमेंट्स हैं, इसके बाद आने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनको वन लोकेशन अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। यानी आपके पास जो उससे नेक्स्ट लोकेशन पर फॉरवर्ड है, नेक्स्ट लोकेशन पर फॉरवर्ड है, आप इसको अपवर्ड मूव करेंगे टू दिस लोकेशन। इसी तरह से जॉनसन है, ये एक और लोकेशन अप हो जाएगा, स्मिथ हमारे पास एक लोकेशन अपवर्ड मूव हो जाएगा। इस तरह से वन बाय वन सारे जो हैं वो एक एक लोकेशन अपवर्ड मूव होंगे और फिर आपके पास ये स्पेस जो है वो फ्री आ जाएगी। यानी कि एट द एंड आफ्टर डिलीशन ऑफ एलिमेंट जो कि हमारे पास डेविस था और वो था सेकंड लोकेशन के ऊपर या सेकंड इंडेक्स के ऊपर, उसको डिलीट करने के बाद हमारे पास जो अरे है वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, सो डिलीशन का ये एल्गोरिदम है, यानी डिलीशन का के लिए ये प्रोसीजर यूज होता है कि जब भी आप मिडिल में से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि कोरस्पॉन्डिंग जिसके सबसीक्वेंस एलिमेंट होंगे उन सबसीक्वेंस एलिमेंट को वन लोकेशन अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। जब वो वन लोकेशन अपवर्ड मूव होंगे तो डेफिनेटली जो सेकंड लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू थी वो हमारे पास जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसका एल्गोरिदम देखते हैं, इसका एल्गोरिदम जो है वो क्या है। इंसर्शन हमने देख लिया था, डिलीशन पे आते हैं। द फॉलोइंग एल्गोरिदम डिलीट द केथ एलिमेंट। केथ हमारे पास वो पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसमें से हमने एलिमेंट को डिलीट करना है, फ्रॉम अ लीनियर अरे एल ए एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल आइटम।
ठीक है। जस्ट ये कर रहा है कि आपके पास जो kth एलिमेंट होगा यानी पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास उसको डिलीट करेगा और असाइन करेगा किसी एक वेरिएबल को। ये जस्ट असाइन इसलिए कर रहा है ताकि एट द एंड हमें पता चल सके कि कौन सी वैल्यू जो है वो डिलीट हुई है। एल्गोरिदम रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये फॉर्मेट यूज होता है। डिलीट का वर्ड यूज करेंगे उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए जो आप अभी लिखने वाले हैं या जिसको आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो डिलीट का वर्ड स्पेसिफिकली उस एल्गोरिदम को मेंशन कर रहा है कि आप इसके अंदर क्या परफॉर्म कर रहे हैं। और ब्रैकेट के अंदर आपके पास जितने पैरामीटर्स आप इस एल्गोरिदम के अंदर यूज करते हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यानी डिलीट का वर्ड आ गया जो ये बता रहा है कि आपका ये जो एल्गोरिदम है ये डिलीशन का एल्गोरिदम है। उसके आगे कितने पैरामीटर्स जो कि आपको वैल्यूज रिक्वायर्ड है आपके इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो आपके पास सिंपल वेरिएबल है, चाहे वो आपके पास एक वैल्यू है, चाहे वो आपके पास एक अरे है, ठीक है। जो कुछ भी आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं वो सारे एज अ पैरामीटर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितनी चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं? एक हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है एल ए हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि दैट इज लीनियर अरे। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे रिप्रेजेंट करता है। के हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि हमारे पास वो पर्टिकुलर इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू को आपने डिलीट करना है। और लास्ट आइटम में हम एक्चुअली वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो वैल्यू आप रिमूव कर रहे हैं। दिस एल्गोरिथम डिलीट द kth एलिमेंट फ्रॉम लीनियर अरे। स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप हमारे पास सेट आइटम इज इक्वल टू एल ए ऑफ के। सबसे पहले हमारे पास जो पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसके ऊपर की वैल्यू को हमने डिलीट करना है तो सबसे पहले उसकी वैल्यू को हमने आइटम को असाइन कर दिया। यानी के में केथ लोकेशन के ऊपर या केथ इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू अब आइटम को जो है वो असाइन हो गई है, जस्ट टू श्योर कि कौन सी वैल्यू जो है वो डिलीट हुई। रिपीट फॉर j इज इक्वल टू k टू n माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है। रिपीट का वर्ड आपको पता है हमेशा हम लूप के लिए यूज करते हैं और उसके आगे लूप का जो लूप आप यूज कर रहे हैं उसका वर्ड यूज होगा। यानी फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर का वर्ड आएगा, वाइल कर रहे हैं तो वाइल का वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने यूज किया है फॉर लूप। अब फॉर लूप कहाँ तक रन होगा वो हमें जो है इनिशियलाइज किया हुआ है उसका वेरिएबल। सबसे पहले तो j इज इक्वल टू k, यानी कि सबसे पहले उसको वो इंडेक्स j को असाइन कर दिया जो इंडेक्स जिस इंडेक्स से हमने वैल्यू को रिमूव करना है। अब वो चलेगा कहाँ तक? टू n माइनस वन तक। n माइनस वन तक आपका ये लूप चलेगा, k से लेकर n माइनस वन तक आपका ये लूप चलेगा। इसको भी हम ड्राई रन करते हैं। अभी आप जस्ट स्टेप्स देख लें कि क्या है। अब k यानी कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स जहां से आपने वो वैल्यू को डिलीट करना था। लेट सपोज वो थर्ड वैल्यू है, लेट सपोज आपके पास थर्ड इंडेक्स है, ये आपने वैल्यू जो है वो डिलीट करनी है। इसके ऊपर जो भी वैल्यू है वो आपने रिमूव करनी है। जे का जो लूप है आपने असाइन ही उसको ये इंडेक्स किया है जो आपको गिवन था जिसके ऊपर से आपने वैल्यू को रिमूव करना है। अब ये चलेगा कहाँ तक? चलेगा n माइनस वन तक, यानी जितने आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस वन। क्यों माइनस वन तक चल रहा है? क्योंकि एक एलिमेंट आप ऑलरेडी जो है वो रिमूव कर रहे हैं। मूव j प्लस फर्स्ट एलिमेंट अपवर्ड, j प्लस वन बेसिकली j प्लस वन पे जो एलिमेंट होगा उसको अपवर्ड मूव करेंगे। इसका मतलब है कि j प्लस वन पे जो एलिमेंट होगा उसको आप असाइन करेंगे j को, क्योंकि j हमारे पास k के इक्वल है और एक्चुअली हम k की लोकेशन से एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो रिमूव करने के लिए जस्ट हम क्या करेंगे, j प्लस वन पे जो भी वैल्यू है वो j को असाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर लूप अगेन इंक्रीमेंट होगा, j में हो जाएगा j प्लस वन हो जाएगा। अगेन आपके पास यहाँ पर आएगा। अब करंटली जो j है उसकी नेक्स्ट लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो j को असाइन होगा और इस तरह से अप टू सो ऑन जब तक आपके एलिमेंट्स जो है वो एंड नहीं हो जाते तब तक आपका ये लूप जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन डेफिनेटली आपको पता है कि फॉल्स होती है आपका ये लूप जो है वो एग्जिट कर जाता है। एंड ऑफ द लूप बेसिकली जस्ट कमेंट है जो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका लूप जो है वो एंड हो रहा है। इसके बाद हमारे पास कमेंट क्या कह रहा है? रीसेट द नंबर n ऑफ एलिमेंट्स इन लीनियर अरे। डेफिनेटली हमने इंसर्शन में भी ये देखा था कि अगर आपने इंसर्ट कर ली है एक वैल्यू तो लास्ट में हम लीनियर अरे के एलिमेंट्स को जो है वो वन प्लस कर देते हैं।
तो यहाँ पर क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सेट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n-1, क्योंकि हमने अब एक आइटम जो है, एक आइटम या एक वैल्यू जो है अरे की, वो हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद जो है वो एग्जिट कर देगा। छोटा सा लूप है, छोटी सी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। आप लोग जितने भी एल्गोरिदम करते हैं, आप कोशिश करें कि उसको खुद से आप सी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर लिया करें। अच्छा, इसको हम करते हैं अब ड्राई रन। मैं इसको रेस करूं, उसके बाद हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे जो है वो रन होगा। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले है अरे को डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अरे है 5 एलिमेंट्स की, ठीक है। हमारे पास अरे है 5 एलिमेंट्स की, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स के हमारे पास अरे है। अब इसमें जो वैल्यू हम डिलीट कर रहे हैं वो हम लेट्स सपोज हम डिलीट करना चाहते हैं थर्ड आइटम, ठीक है। थर्ड वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू है उससे डेफिनेटली कंसर्न नहीं है। चलिए मैं उसमें वैल्यू जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ। मेरे पास है 7 5 2 4 और 8, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज हैं जो कि ऑलरेडी अरे में स्टोर्ड है। अब मैं चाहती हूँ कि ये 2 जो वैल्यू है मेरे पास, इसको मैं डिलीट करूँ। तो मेरे पास जो इंडेक्स आएगा वो इसका मेरे पास आएगा 3, ठीक है। 3 इंडेक्स हमारे पास आएगा, यानी कि हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी 3। एल ए ऑफ 3, यानी एल ए ऑफ 3 का मतलब है कि थर्ड लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो थर्ड लोकेशन पर वैल्यू है 2, तो 2 वैल्यू हमारे पास इस आइटम को जो है वो असाइन हो रही है फर्स्टली एल्गोरिदम के फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे 5 थे। अब हम क्योंकि एक एलिमेंट को जहां से रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास n-1 जो है वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से लूप चल रहा है। अब सबसे पहले j को जो वैल्यू असाइन हो रही है वो है k, ठीक है। j को जो वैल्यू असाइन हो रही है वो है k, और k में क्या वैल्यू है, इंडेक्स क्या है उसका 3। तो j इज इक्वल टू 3 2 4, मतलब लूप जो चल रहा है वो 4 तक है। तो डेफिनेटली यहीं पर कंडीशन चेक हो जाएगी कि j की जो वैल्यू है 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। 2 का मतलब है कि उस वैल्यू तक चलेगा, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन किस तरह से आएगी कि हमारे पास j जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू n-1 होना चाहिए। j इज लेस देन एंड इक्वल टू n-1 होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन रहेगी। j इज लेस देन एंड इक्वल टू n-1। अभी करेंटली हमारे पास j है 3, सो 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। डेफिनेटली कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएगा और लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, वो क्या है, एल ए ऑफ j प्लस 1। अब j की वैल्यू 3 है तो प्लस 1 होगा तो ये आपके पास हो जाएगा लीनियर अरे का फोर्थ इंडेक्स। लीनियर अरे का फोर्थ इंडेक्स हमारे पास है ये लोकेशन, और इस पर वैल्यू भी 4 ही है, अनफॉर्चुनेटली 4 वैल्यू है। और लीनियर एरे ऑफ जे, इसका मतलब है कि ये थर्ड लोकेशन है। तो फोर्थ लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो असाइन हो रहा है थर्ड लोकेशन पर। आपको पता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमेशा मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बात बताई थी कि जब भी असाइनमेंट हो रही होती है, दो वैल्यूज के दरमियान एक सिंगल इक्वल का साइन लगा हुआ है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो हमेशा आपके पास जो राइट हैंड साइड है उस पे जो वैल्यू होगी वो असाइन हो रही होगी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में। तो यहाँ भी असाइनमेंट है, इसका मतलब है कि j+1 में जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है j में। j+1 हमारे पास क्या है, फोर्थ लोकेशन, फोर्थ पे 4 ही एलिमेंट है और वो असाइन हो रहा है j को। j का इंडेक्स है 3 और 3 की लोकेशन से तो वो आइटम से तो कंसर्न ही नहीं है क्योंकि जस्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से जो फोर्थ एलिमेंट है वो आपके पास स्टोर हो जाएगा या असाइन हो जाएगा थर्ड लोकेशन को। सो ये 4 एलिमेंट असाइन हो गया थर्ड लोकेशन पर। तो ये 2 की जगह, इस 2 की जगह हमारे पास आ गई वैल्यू 4,
ठीक है, असाइन कर दिया ना, फोर्थ लोकेशन पर जो वैल्यू थी उसको थर्ड लोकेशन पर असाइन कर दिया, फोर्थ लोकेशन पर वैल्यू थी 4, उसको थर्ड लोकेशन पर असाइन कर दिया, तो हमारे पास इस स्टेप के बाद अरे कुछ इस तरह से बन गई। अगेन ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जे में इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू होगी 4, अब 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, डेफिनेटली कंडीशन अभी भी हमारे पास जो है वो ट्रू है। ठीक है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो जे हमारे पास हो गया 4, और 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, कंडीशन हमारे पास अभी भी ट्रू है, सो लूप के अंदर आएगा। अब हमारे पास एल ए ऑफ जे क्या है, जे की वैल्यू 4 है ना, तो एल ए ऑफ जे हमारे पास हो गया एल ए लीनियर एरे का फोर्थ इंडेक्स, और जे प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स। एल ए ऑफ जे प्लस 1 यानी फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर जो आपके पास वैल्यू है वो असाइन होगी फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ लोकेशन के ऊपर या फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू है 8। ठीक है, अच्छा फिफ्थ लोकेशन पर वैल्यू है हमारे पास 8, ये फिफ्थ लोकेशन है, इस पे वैल्यू है हमारे पास 8। अब ये 8 वैल्यू को जो है वो किसको असाइन करना है, फोर्थ लोकेशन पर, यानी ये 8 वैल्यू जो है ये इस लोकेशन को असाइन हो जाएगी, ये इस तरह से। ठीक है, 8 हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, असाइनमेंट हो गई, इसके बाद अगेन जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 5, जे की वैल्यू जैसे ही 5 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 5 इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और एलिमेंट्स रीसेट हो जाएंगे। एलिमेंट रीसेट किस तरह से हो जाएंगे, n इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, यानी जो टोटल आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो -1 होंगे। जब वो -1 होंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, n को n-1 रीसेट कर दिया, उसका रीजन ये है कि आपके पास पहले क्योंकि 5 एलिमेंट्स थे, n इज इक्वल टू 5 था, अब यहाँ पर हो गए हैं 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। अब आपने डिफाइन कर दिया कि एलिमेंट एरे में 4 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली सीक्वेंस वाइज फर्स्ट 4 एलिमेंट जो है वो कंसिडर होंगे एरे में, तो जो फिफ्थ एलिमेंट आपके पास अभी अगर रिप्रेजेंट हो रहा है 8, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको थोड़े से ज्यादा एरे की वैल्यू को लेके भी या इंडेक्स वैल्यू चेंज करके भी आप इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो डेफिनेटली यही आएगा। हर लूप की स्टेटमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट हो रही है, साइन हो रही है, इसके अलावा कुछ उसके अंदर जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, ना कोई फर्दर ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई और प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा, ना कोई और उसके अंदर चीज़ परफॉर्म हो रही है। जस्ट हर लोकेशन के अंदर या हर स्टेप के अंदर जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जो डेटा है वो हमारे पास जो है वो कॉपी हो रहा है। तो ये हमारे पास था डिलीशन का एल्गोरिदम। ठीक है, और ये इसके जो है वो 4 एल्गोरिदम के स्टेप्स थे। एल्गोरिदम को राइट कैसे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको अभी खुद से तो कोई एल्गोरिदम राइट अप नहीं करना, जस्ट इन्हीं एल्गोरिदम्स को जो है वो अच्छे से पढ़ना है, उसको देखना है, समझना है, और याद करने की मैं स्टेटमेंट यूज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप इस चीज को एल्गोरिथम को याद करना शुरू कर देंगे कि जस्ट मेमोराइज कर लें इसको, तो आप ही के लिए प्रॉब्लम होगी। आप इसको समझेंगे तो जो है वो खुद से भी आप एल्गोरिथम जो है वो राइट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है डिलीशन का एल्गोरिथम। अब हम मैम एक्सक्यूज मी जी मैम, वो लास्ट में एरे रीसाइज तो नहीं हो सकती? समय मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। मैम एरे रीसाइज तो नहीं हम लोग कर सकते ना? नहीं, रीसाइज तो कर भी नहीं रहे। वो n-1 तो मेमोरी में n नहीं आएगा। minus 1 number of elements है, not the size of the array is equal to number of elements in array, not the size। ठीक है, साइज एक अलग चीज है, वो आपको पता है कि जितनी आपकी रिजर्व करेगी वो मेमोरी के अंदर लोकेशंस, आपने उसको वो साइज दिया हुआ है वो ही रहता है, साइज तो आप कर ही नहीं सकते चेंज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है कि डेफिनेटली अगर एरे में 5 एलिमेंट स्टोर थे, आपने एक डिलीट कर दिया, अब आपके पास 4 एलिमेंट्स रह गए। अगर उसका साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो ये आपको किसने कह दिया कि साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करता है? मैम वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय डाटा टाइप नहीं होता?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपने अरे का साइज 10 रखा हुआ है और आप उसमें 5 एलिमेंट स्टोर करते हैं तो क्या अरे का साइज 5 हो जाएगा? नो मैम, एरे का साइज तो 10 रहेगा, लेकिन वो मेमोरी तो तो 10 यही की कह रिजॉल्व रही हूँ ना करेगा। कि आपको ये किसने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अरे का साइज डिफाइन कर रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे का साइज डिफाइन नहीं कर रहे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं वो अरे का साइज डिफाइन कर रहे हैं। अरे का साइज आपके पास डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स वो जो अरे के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, यानी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आप स्टोर कर सकते हैं अरे में, हम उसको अरे का साइज कहते हैं। यस नंबर ऑफ मैम। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि अरे में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू साइज ऑफ द अरे। मैम वो n-1 करने से n की जगह पे 8 तो रहेगा एरे के अंदर। n-1, मेरे एल्गोरिदम में मैंने n क्या डिफाइन किया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो एल्गोरिदम आपके सामने अभी रन किया मैंने, उसमें n था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट द साइज ऑफ द अरे। यस मैम। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ द अरे दोनों डिफरेंट हैं। ये आप कह सकते हैं कि अरे का साइज जो है वो ये डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे में स्टोर हो सकते हैं, उसको आप अरे का साइज कह सकते हैं, अरे की लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी अरे का साइज अगर मैं कहती हूँ मैंने 20 या 25 रखा है और अरे में 10 एलिमेंट स्टोर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अरे में अभी करंटली स्टोर है वो तो 10 है। आपकी अरे का साइज तो 10 नहीं है। तो अरे का साइज आप जब भी उसकी डिफाइन भी आप अरे के साइज को करेंगे या लेंथ को, तो आप उसमें यही लिख सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स अरे में स्टोर हो सकते हैं वो अरे की साइज या अरे का जो अरे की लेंथ है वो डिफाइन करते हैं। मैं एल्गोरिदम के अंदर जो एन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एल्गोरिदम के अंदर जो मैं n रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि विद n एलिमेंट्स, ये मैंने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है यहाँ पर कि लीनियर अरे है विद n एलिमेंट्स। n एलिमेंट्स का मतलब है कि उसके अंदर n एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, उसके साइज नहीं है वो n। n एलिमेंट्स का मतलब है कि n एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। मैंने आपको इंसर्शन का एल्गोरिदम करवाया था, इंसर्शन के एल्गोरिदम में भी मैंने कहा था विद n एलिमेंट्स। n एलिमेंट्स का मतलब था कि जितने अरे में एलिमेंट्स, और लास्ट में हमने जाके n+1 भी किया था, उसका जस्ट ये किया था कि एक एलिमेंट जो है क्योंकि हमने इंसर्ट किया तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो गए। और ये बात जब मैं इंसर्शन में आप लोगों को पढ़ाई बताई थी तब भी मैंने आपको कहा था कि इंसर्ट, आप पहली जो बात ही ये है कि इंसर्ट आप तब कर सकते हैं जब अरे में स्पेस होगी, तो ही आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो कैपिटल एन रिप्रेजेंट हुआ था ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, और जब स्पेस थी उसके अंदर उस बेसिस पर एक एलिमेंट और ऐड हो गया तो लास्ट में जो है वो एन को रीसेट कर दिया कि अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 1+ हो चुका है, यानी इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस मैम, अगर हमारे पास n अननोन हो तो और हमें डिलीट करना हो कुछ एरे से, तो फिर कैसे करें? एन कैसे अननोन हो सकता है? यस मैम, अगर पता ना हो भाई एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हैं, मगर साइज पता हो भाई इतने एलिमेंट स्टोर हो सकते तो हैं। आप सिर्फ साइज के अकॉर्डिंगली लूप लगा दें, आपका लूप तो काम करेगा ना। आप इंडेक्स जब भी आप वैसे भी जो नॉर्मली अरे में वैल्यूज ऐड करवाते हैं तो आप इंडेक्स के वाइज लूप लगाते हैं ना, इंडेक्स वाइज लगाते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जो है वो आपका लूप चलेगा और वैल्यू इंसर्ट होती रहेंगी जब आप जर्नली अरे में इंसर्ट करते हैं वैल्यू को। यस मैम। ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अननोन है तो डेफिनेटली आप इंडेक्स पे लूप लगा दें। वो इंडेक्स तो होगा ना जिस जिस लोकेशन से आपको कोई वैल्यू जो है वो चाहिए। अगर वो भी आपके लिए अननोन है तो फिर आप एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जिस लोकेशन पर ये वैल्यू आएगी, और इसके अंदर आपने नेस्टेड लूप का भी जो है वो चीज पड़ी हुई है ना, यस मैम। ऊपर एक लूप लगा सकते हैं जिसके थ्रू वो इंडेक्स वाइज आपका पूरा लूप चलेगा, और इनर आप एक लूप लगा सकते हैं जिससे आपकी ये रिप्लेसमेंट परफॉर्म होगी जो मैंने ये वाली परफॉर्म की है। ओके मैम।
ठीक है। आपको मैं जो, क्योंकि हम जो एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं ना या जो बनाते हैं वो पर्टिकुलरली किसी एक ऑपरेशन के लिए, अब ये जो 4 स्टेटमेंट मैंने लिखी हैं डेफिनेटली आपके पूरे प्रोग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो पूरे प्रोग्राम में ये 4 स्टेटमेंट्स तो नहीं होंगी ना। आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो इस प्रोग्राम, इस एल्गोरिथम को देखें। एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, या इंसर्शन आप लोगों ने पढ़ी थी, इंसर्शन का एल्गोरिथम देखा था। तो एल्गोरिथम किसी भी चीज के वो फ्यूअर स्टेप्स डिफाइन करता है जिस स्टेप से आपका वो प्रोसेस, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को डिफाइन नहीं कर। अब हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक अरे बनी हुई है और आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, आप बल्कि लैब करते हैं, तो लैब में जब आप इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इटसेल्फ आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक अरे डिक्लेयर करवानी पड़ेगी, उसमें वैल्यू इंसर्ट करवानी पड़ेगी पहले से। उसके बाद आपको ये एल्गोरिथम बीच में कहीं जाके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी ऊपर से एक अरे बनी हुई है, उसमें वैल्यूज इंसर्ट हैं, पर्टिकुलर इस लोकेशन पर अब मैं वैल्यू इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो फिर मैं ये स्टेप्स उसके अंदर इंक्लूड करूंगी और फिर मेरे पास वो इंसर्शन परफॉर्म होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास डिलीशन है तो आप जब पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो आप ये 4 लाइनों से तो इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। आप सबसे पहले बनाएंगे, अरे में वैल्यूज को ऐड करेंगे, उसके बाद आप इन स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। जो डिलीशन का एल्गोरिथम है इसको इन्वॉल्व करेंगे प्रोग्राम में, उसको ऐड करेंगे, इसके थ्रू फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो आपके पास जो है वो रिमूव हो रहा हो। ठीक है, अब डेफिनेटली प्रोग्राम के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पर आपके लिए, आपको पता होगा कि साइज अगर आपको पता है तो भी, और अगर आपके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आप कहते हैं कि हमारे लिए अननोन है, उसके लिए फिर वहां पर आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक इंप्लीमेंट करनी पड़ती है जिसके अकॉर्डिंगली आप इस एल्गोरिथम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एल्गोरिथम के स्टेप्स चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहेगा। आपके प्रोग्राम की लॉजिक चेंज हो जाएगी कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता तो सबसे पहले तो आप ऊपर एक इंडेक्स वाइज लूप लगा लें जिसके अकॉर्डिंगली आपके हर इंडेक्स जो है, इंडेक्स पे आपका लूप जो है वो चलेगा। उस पे फिर आप ये चेक लगा लें, अगर आप ये भी कहते हैं कि आपको वो पर्टिकुलर इंडेक्स भी नहीं पता जिससे आपने वैल्यू को डिलीट करना है, वहां पर आप एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि जिस लोकेशन पर आपको ये वैल्यू मिलेगी, लेट सपोज मैंने कहा था 2 मैंने डिलीट करना है, जिस लोकेशन पर आपको ये 2 वैल्यू मिलेगी फिर उससे अंदर उस कंडीशन की बेस पर आपका फिर ये लूप चलेगा। ये जो 2 स्टेप्स मैंने बताए उस कंडीशन की बेस पर चलेगा जहां पर उसको वो पर्टिकुलर वैल्यू मिलती, फिर आपके ये 2 स्टेप्स वहां पर इंप्लीमेंट होंगे, वहां पर डिलीशन परफॉर्म होगी, सारी वैल्यूज अपवर्ड मूव होंगी, वो लूप एग्जिट करेगा और फिर आपके पास आउटर लूप पर चला जाएगा। तो वो आपके प्रोग्राम की लॉजिक्स हैं। आप इस चीज को जब आपकी लैब होती है आप उसके अंदर इसको चीज को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आप लोगों की लैब्स के अंदर ऐड नहीं हूँ, लेकिन इस वीक से मैं आप लोगों की लैब जो है ना वो साथ लूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी आप एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे, आई डोंट नो कि आप लोगों ने लास्ट टाइम कुछ अरे की इम्प्लीमेंटेशन की है लैब के अंदर या नहीं की, तो वहां पर जब भी आप इन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो सिर्फ इन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट, इन 4 लाइनों को आपने प्रोग्राम में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट नहीं करना। आप लोगों को पूरा प्रोग्राम बनाना है, पूरी लॉजिक क्रिएट करनी है, उसके बाद इस एल्गोरिथम की जो 4 लाइन है, जो 4 स्टेप्स बताए गए हैं उसको प्रोग्राम के अंदर जो है वो एड अप करना। ठीक है, तो वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम में क्या सिनेरियो है, अरे का साइज आपने क्या मेंशन किया है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। लेकिन अरे का साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो प्रोग्राम में डिफरेंट हो सकते हैं। अरे का साइज, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अरे का साइज या अरे की लेंथ, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दैट कैन बी स्टोर्ड इन अरे, जो कि आप अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम जनरली डिफाइन करते हैं वो उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेते हैं जो कि अरे में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। अगर हम प्रोग्राम या एल्गोरिथम के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी अरे में स्टोर्ड वैल्यूज हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये जो 2-3 एल्गोरिथम्स पढ़ाए थे, इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उन एलिमेंट्स की बात हो रही है जो अरे में आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, नॉट द साइज ऑफ द अरे। ठीक है, साइज की बात नहीं हो रही यहाँ पर। और मैंने भी इन 3-4 एल्गोरिथम्स में किसी में भी अरे की साइज को डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, वो इसलिए कि वो एल्गोरिथम की लॉजिक में ही नहीं आता ना,
वो तो आप प्रोग्राम बनाते हैं, वहां पर आप डिफाइन करते हैं कि आपके अरे का जो साइज है वो क्या होगा। जैसा मैंने भी अभी आपको ये ड्राई रन करके दिखाए हैं, तो मैंने खुद से अज्यूम किया कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स की अरे है या 10 एलिमेंट्स की अरे है। लास्ट टाइम भी इंसर्शन करवाई थी तो वहां पे भी मैंने अज्यूम कर लिया था कि हाँ इतने एलिमेंट्स की मेरे पास अरे है और उसमें इतने जो है वो मेरे पास वैल्यूज जो है वो स्टोर्ड है। So we may conclude that if many deletions and insertions are to be made in a collection of data elements, then a linear array may not be the most efficient way to storing data. डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद भी रखिएगा कि अरे जो है वहां पर बेस्ट सूटेबल या एफिशिएंट परफॉर्म नहीं करती जहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, जहां पर भी हमारे पास ज्यादा इंसर्शंस या ज्यादा डिलीशंस परफॉर्म होती हैं, ऐसे कलेक्शन के लिए, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो है वो कभी भी अरे जो है वो एक एफिशिएंट वे नहीं रहता कि आप उसमें एल्गोरिदम उसमें डेटा को जो है वो स्टोर कर सके। तो इसी वजह से हमारे पास फिर और बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट अरे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपसे कोई अरे या आगे हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उनका कोई डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस आपके स्ट्रक्चर में तो है ही कि आपके पास अरे जो है वो सेम डेटा टाइप से बिलोंग करती है, उसका साइज जो है वो आपके पास हम पहले से उसको फिक्स होता है। फिक्स इन अ सेंस कि आपके पास अगर प्रोग्राम में आपने एक दफा अरे के साइज को डिफाइन कर दिया है तो वो ड्यूरिंग प्रोग्राम फिक्स रहता है। ठीक है, जब तक वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है आपके उस अरे के साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह की तो चीजें आपके अरे के साथ प्रॉपर्टीज में तो इंक्लूड हैं ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि अरे आपके पास जो है उन सिनेरियोज में, उन सिचुएशंस में जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिलीशंस या इंसर्शंस करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आपके पास अरे बिल्कुल भी एक एफिशिएंट वे नहीं है आपके डेटा स्टोरेज का। ठीक है, या आपके डेटा जो है वो एलिमेंट्स को स्टोर करने का एफिशिएंट वे नहीं है अगर आपके पास ज्यादा डिलीशन या इंसर्शन जो है वो परफॉर्म हो रही हो। लास्ट एल्गोरिथम जो लीनियर अरे का है वो हमारे पास सर्चिंग है, जिसको हम लीनियर सर्च कहते हैं, क्योंकि हमारे पास अरे भी लीनियर है, एक ही लेवल के ऊपर आपके पास वैल्यू स्टोर है, और जो सर्चिंग परफॉर्म होती है वो भी हमारे पास इसी तरह से परफॉर्म होती है, यानी बिल्कुल सेम जो हॉरिजॉन्टल आपके पास लेवल आ रहा है उसके ऊपर। सर्च का वर्ड यूज होगा क्योंकि हम सर्चिंग का एल्गोरिदम परफॉर्म कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएंगे पैरामीटर्स जो कि ये डिफाइन करेंगे कि आपकी इस सर्चिंग एल्गोरिदम्स के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। LA हमारे पास लीनियर अरे है, अगेन विद एन एलिमेंट्स, एंड आइटम इज गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली आइटम हमारे पास वो पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो हम अरे में से सर्च करना चाह रहे हैं। और फिर हमारे पास जो है वो लोकेशन है। एक्चुअली जो एल्गोरिदम जब आपका वो आइटम पर्टिकुलर फाइंड कर लेगा तो उसकी लोकेशन को जो है वो बताएगा कि वो किस लोकेशन पर है। लोकेशन बेसिकली वो इंडेक्स बताता है कि किस इंडेक्स पर आपकी ये पर्टिकुलर आइटम जो है वो है। और लेट सपोज अगर वो आइटम जो कि हम लीनियर सर्च में, लीनियर अरे में सर्च कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिलता, तो उस केस में लोकेशन जो है वो 0 आ जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब आपका ये प्रोग्राम रन हो तो अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू आपकी लोकेशन की आ रही हो, यानी आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ रहा हो कि लोकेशन इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 5 है, लोकेशन इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि उस 5 लोकेशन पर आपकी ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो पड़ी हुई थी। और अगर आपके पास वो वैल्यू आपके अरे में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आपको फाइंड नहीं हुई, तो तब आपके पास लोकेशन इज इक्वल टू 0 जो है वो आपको रिप्रेजेंट होना चाहिए। 0 रिप्रेजेंट करना इसलिए भी जरूरी होता है कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को जो है कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, चाहे आप इनिशियलाइजेशन की फॉर्म में देख लें, चाहे आप फर्दर प्रोग्राम के अंदर देख लें कि किसी भी पॉइंट पर आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते और वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो वेरिएबल हमेशा एक गार्बेज वैल्यू जो है वो लेता है। ठीक है,
गार्बेज वैल्यू आपके पास कोई भी रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं जो कि आपका वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है, तो हम मोस्टली वेरिएबल्स लेके उनको इनिशियलाइज करवा देते हैं। उस इनिशियलाइज का पर्पज ये होता है कि हम कोई भी गार्बेज वैल्यू को एक वेरिएबल जो है वो कैरी ना कर रहा, तो इनिशियलाइजेशन का पर्पज है। तो यहाँ पर भी लोकेशन जीरो करने का पर्पज ही ये है कि लोकेशन अगर तो डेफिनेटली नहीं मिलती, वो आइटम पर्टिकुलर फाइंड आउट नहीं होता, तो फिर लोकेशन हमारे पास कोई भी गार्बेज वैल्यू रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो उस गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए फिर हम खुद से लिख देते हैं कि हमारे एल्गोरिदम में अगर अनसक्सेसफुल सर्च रही है तो फिर लोकेशन जो है वो जीरो हो जाए। एल्गोरिदम की तरफ आते हैं। ये हमारे पास सर्चिंग का एल्गोरिदम है। सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट आइटम एट द एंड ऑफ द लीनियर अरे। आप सबसे पहले जो है वो लीनियर अरे के एंड पे जो है वो आप आइटम को जो है वो इंसर्ट कर दें। ये इंसर्शन जो है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि आपको एल्गोरिदम जो है वो समझ में आ जाए कि एल्गोरिदम किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। सेट एल ए एन प्लस वन इज इक्वल टू आइटम। यहाँ पर अगेन वही बात की हुई है कि एन प्लस वन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले एन थे, अब प्लस वन कर रहा है, यानी के पास जो n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उसका जो प्लस वन यानी कि एक प्लस इंडेक्स होगा उस पे आपका ये आइटम जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन वही बात है कि अगर आपका n जो है वो आपके पास साइज ऑफ द अरे है तो डेफिनेटली प्लस वन से वो आइटम स्टोर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर उसके जो नेक्स्ट लोकेशन होगी उस पे आपका आइटम जो है वो स्टोर होगा। और ये आपको पता है कि इंसर्शन, मैं अगेन बता रही हूँ कि इंसर्शन तभी परफॉर्म हो सकती है जब आपकी अरे के अंदर जो है वो स्पेस अवेलेबल हो। अगर आपकी अरे में स्पेस अवेलेबल है तो ही आप इंसर्शन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनिशियलाइज करवाया काउंटर, सेट लोकेशन इज इक्वल टू वन। लोकेशन को सबसे पहले जो है वो वन उसको इनिशियलाइज करवा दिया है। जीरो इसलिए उसको इनिशियलाइज नहीं करवा रहे क्योंकि हमने कहा था कि अगर जो है वो अनसक्सेसफुल रहेगी सर्च तो फिर हम उसको जीरो जो है वो करेंगे, इसीलिए लोकेशन को सबसे पहले हमने वन से जो है वो इनिशियलाइज करवा दिया। अब उसके बाद सर्च करना है आइटम, जहां पर सर्च करने के लिए जो है वो लूप का यूज किया जा रहा है। रिपीट वाइल एल ए ऑफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू आइटम, जो पर्टिकुलर आइटम है हमारे पास उसको सर्च कर रहा है। तो जब तक हमारे पास आइटम नहीं मिल जाता, कंडीशन ये लगी हुई है कि जब तक आपके पास जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर आप हैं वो आपके पास आइटम के इक्वल नहीं हो जाता, यानी उसकी वैल्यू जो है वो उस पर्टिकुलर आइटम के इक्वल नहीं होगी, तब तक आपका ये लूप जो है वो चलता रहेगा। तो डेफिनेटली जब तक उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी आपका लूप चलेगा, और अगर वो वैल्यू उसको एट द एंड ऑफ द अरे भी नहीं मिलती तो डेफिनेट आपके पास जो है वो जो सर्चिंग है वो अनसक्सेसफुल आ जाएगी। अगर उसको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, जब तक उसको नहीं मिलती तो वो लूप रन होगा, लोकेशन को लोकेशन प्लस वन करेगा हर दफा, और इसी तरह से आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही वो लोकेशन मिलती है, यानी कि रिवर्स लूप लगा हुआ है ना, कि रिवर्स इन अ सेंस कि आपके पास नॉट की कंडीशन लगी हुई है कि जब तक उसको वो आइटम नहीं मिलता तब तक लूप चलेगा। जैसे ही आइटम मिल जाता है, ठीक है, अगर लोकेशन जो है जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स है उस पे वो आइटम है, तो तब आपके पास जो है वो लूप एंड हो जाएगा, और वो मिल गया है तो फिर आपके पास जो है वो लोकेशन n प्लस वन हो जाएगी। देन सेट्स लोकेशन जीरो, अगर आपके पास जो है वो अनसक्सेसफुल है तो आपके पास लोकेशन जीरो आ जाएगी और एग्जिट हो जाएगा। यानी कि आपके पास ये दो चीजें हैं, एक आपके पास ये है कि लोकेशन n प्लस वन हो जाएगी इन केस कि अगर आपके पास आइटम अवेलेबल है, आइटम सर्च हो गया है। अगर आइटम सर्च नहीं हुआ तो फिर लोकेशन जो है वो हमारे पास जीरो हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये एल्गोरिथम आपको जिस समझाने के लिए जो है ये आइटम लिखा हुआ था, ठीक है, आप ये आइटम जो है वो अपनी मर्जी से भी पर्टिकुलर एक वैल्यू दे सकते हैं कि आप यहाँ पर एक लिख दें कि आपके पास जो आइटम है या जो वैल्यू है, कोई भी एक वेरिएबल जो है वो आप लिख देंगे
ए आप इनपुट करवा रहे हैं, आई करवा रही हैं। फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं। आपने एक अरे जो है वो डिक्लेयर करवाई अपने प्रोग्राम के अंदर, आपने अरे के जो वैल्यूज हैं वो भी आपने यूजर से गेट कर ली, या आपने खुद से उसको वैल्यूज जो है दे दी। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से वैल्यूज जो है वो देना चाहते हैं। वो जिस तरह से भी आपने वैल्यूज ली हैं, आपने अरे में जो वैल्यूज हैं वो ऐड कर ली हैं। अब आपने सर्चिंग परफॉर्म करनी है। तो लीनियर सर्च सिर्फ ये होती है कि आपकी फर्स्ट लोकेशन से लेकर, यानी फर्स्ट इंडेक्स से लेकर आपके एंड तक पूरे के पूरे एलिमेंट्स को जो है वो देखती है, कंपेयर करती है। लीनियर सर्च जहां पर भी उसको वो पर्टिकुलर आइटम मिलता है वहां पर डेफिनेटली आपका लूप एग्जिट हो जाएगा, और जो भी आपके पास करंट इंडेक्स होगा वो जो है वो प्रिंट हो जाएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो इस इंडेक्स के ऊपर है। और लेट सपोज अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता तो पूरी अरे जो है वो ट्रैवर्स होगी और एट द एंड लोकेशन 0 रिप्रेजेंट हो जाएगी कि वो नहीं मिला। ठीक है, अब आप इसको जब आप सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एल्गोरिथम लिखा गया है वो जस्ट जो है उसमें जो आइटम है वो जस्ट आपको समझाने के लिए कि एट द एंड उसको आइटम को इंसर्ट किया है। अब आप क्योंकि डेफिनेटली जब आप सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो आप आइटम इंसर्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप यूजर से यानी कि एक इनपुट ले रहे हैं कि कौन सी आइटम या कौन सी वैल्यू जो है वो आपने सर्च करनी है। ठीक है, लेट सपोज आपने एक आई या ए वेरिएबल ले लिया और इस आई या ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपने यूजर से गेट कर ली कि वो एंटर करे कि वो कौन सी वैल्यू जो है वो अरे में सर्च करना चाह रहा है। ठीक है, जब आप उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली आइटम बन जाता है। ठीक है, तो फिर वो चीज आपके पास, ये चीज आपके पास निग्लेक्ट हो जाएगी। यहां से आप उसको स्टार्ट करेंगे। आपने यूजर से एक वैल्यू ले ली और वहां से आपने सर्चिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। ये हमारे पास आई या आइटम जो भी है आपने यूजर से गेट कर लिया। लोकेशन आपने 1 ले ली। अब आप ये लोकेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वेरिएबल को किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपने इंडेक्सेस चलाने हैं तो आप इसको लोकेशन से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लोकेशन 1 से वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, इनिशियलाइज करवा दिया तो लोकेशन 1 से वो स्टार्ट करेगा। सबसे पहले लीनियर एरे की फर्स्ट लोकेशन आएगी, उस पर चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है उसकी इक्वल तो नहीं है। नहीं है तो लोकेशन में +1 हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन +1 होगी तो लोकेशन हो गई 2। अगेन चेक करेगा कि वो आइटम की इक्वल तो नहीं है। नहीं है तो फिर लोकेशन प्लस होगी और इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास एट द एंड तक भी वो वैल्यू नहीं मिलती तो डेफिनेटली एट द एंड आपने लोकेशन को जो है वो 0 कर देना है। ठीक है, आप लोग जो है वो इसका प्रोग्राम बनाएंगे सर्चिंग के लिए। मैं इसको रन करके बताती हूँ आपको। और मैं जो रन कर रही हूँ वो डायरेक्टली मैं उस बेस पे कर रही हूँ कि आपने यूजर से इनपुट ली है कि पर्टिकुलर ये आइटम जो है ना सर्च करना है। ठीक है, सो ये जो सेट वाली टर्म थी ये हमारे पास जस्ट निग्लेक्ट हो जाएगी। बाकी आपके पास एल्गोरिथम जो है वो एज इट इज जो है वो रन होगा। अब इससे कंसर्न नहीं है कि आपके पास अरे का क्या साइज है, ठीक है, या उसके नंबर ऑफ आइटम्स उसके अंदर या जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसमें कितने। ये मैंने एक अरे बनाई है, इसमें जो भी साइज है उसको छोड़ते हुए मैं रेंडमली कुछ वैल्यूज जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ। 7 8 9 5 4 3 लेट सपोज मैं अभी बस मेरे पास अभी अरे में ये मैंने वैल्यूज जो है वो ऐड कर दी हैं। ये मेरे पास टोटल अरे है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर देखें, अरे का साइज जो है वो 8 है क्योंकि 8 एलिमेंट जो है वो स्टोर हो सकते हैं। और अभी करेंटली जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे में है वो हमारे पास है 6। ठीक है, बिसाइड दैट हमारे पास जो है वो सर्चिंग में जस्ट लूप से कंसर्न है हमारे पास कि वो इंडेक्सेस वाइज चलेगा। अदरवाइज हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स से उससे ज्यादा इतना कंसर्न नहीं है सर्चिंग के लिए। अब मैं यूजर से आप एक वैल्यू गेट, ये अरे बना ली, वैल्यूज भी ले ली। अब मैंने यूजर से वैल्यू लेनी है, यानी कि मैं एक खुद से एक वैल्यू दूंगी और उस वैल्यू की बेस पर सर्चिंग परफॉर्म करेगा। और मैं कहती हूँ कि मुझे सर्च करना है 5, यानी यूजर ने इनपुट दी कि आइटम जो है वो क्या है इज इक्वल टू 5। यानी कि जब आप जिस तरह से सी इन करवाते हैं ना तो आपने सी इन करवा लिया पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, तो मैंने आइटम इंसर्ट किया या जो मैंने आइटम जो है वो इनपुट दी है वो है मैंने दी है 5। डेफिनेटली अब 5 की बेस पर जो भी सर्च होगी, जो कंडीशन होगी वो 5 जो है वो चेक करेगा। स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। स्टार्टिंग विद लोकेशन इज इक्वल टू 1।
लोकेशन हमने दी, ये बेसिकली इंडेक्सेस चल रहे हैं ना, तो हमें ये पता चलेगा कि किस इंडेक्स पे आपका ये पर्टिकुलर आइटम है। तो स्टार्ट करेगा विद 1, ठीक है, 1 से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। वाइल लूप लगा हुआ है, एल ए ऑफ लोकेशन यानी कि 1, लीनियर एरे का फर्स्ट इंडेक्स, उसमें क्या वैल्यू है, उसमें वैल्यू है 7 इज नॉट इक्वल टू 5, डेफिनेटली आइटम 5 है और वहां जो वैल्यू पड़ी हुई है फर्स्ट लोकेशन पर वो है 7, नॉट इक्वल टू यानी कि 7 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, सो लोकेशन में +1 हो जाएगा और लोकेशन हो जाएगी 2। यहाँ पर आके लोकेशन हो गई 2। अब एल ए ऑफ 2, एल ए ऑफ 2 में वैल्यू है 8, एल ए ऑफ 2 में वैल्यू है 8, यानी वैल्यू जो पड़ी हुई है वो है 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन ट्रू है, अगेन लोकेशन में +1 हो जाएगा, लूप के अंदर आएगा और लोकेशन को +1 कर देगा, तो लोकेशन हो जाएगी, पहले क्या थी 2, 2 से हो गई 2 + 1 3, और एल ए ऑफ 3 पे कंडीशन चेक होगी, एल ए ऑफ 3 पे यानी कि ये हमारे पास 3 है, एल ए ऑफ 3 पे वैल्यू है 9, सो 9 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, एल ए ऑफ 3 पे वैल्यू है हमारे पास 9, 9 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अगेन हमारे पास जो है वो लूप के अंदर आएगा, और जब लूप के अंदर आएगा तो हमारे पास लोकेशन में जो है वो +1 कर देगा, लोकेशन ऑलरेडी 3 थी, अब +1 होके लोकेशन हो जाएगी 4। अब यहाँ पर ये आ गई फोर्थ लोकेशन, फोर्थ लोकेशन एल ए ऑफ 4 पे वैल्यू चेक होगी, एल ए ऑफ 4 में हमारे पास एल ए ऑफ 4, एल ए ऑफ 4 में हमारे पास वैल्यू है 5, सो ये आ गया 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी, डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है जो लूप के अंदर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा, जब लूप आपका एग्जिट कर जाएगा तो लोकेशन में वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है, सो यहाँ पर जस्ट आप जब सक्सेसफुल शो करेंगे तो आप लिखेंगे जस्ट लोकेशन को सी आउट कर देंगे, आपकी जो भी लोकेशन की करंट वैल्यू होगी वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी, इन केस कि अगर आपके पास लोकेशन जो है वो सर्चिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी, तो ठीक है, तो कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी कि आपके पास इफ लोकेशन इज इक्वल टू n+1, अगर लोकेशन आपके पास n+1 आ रही है, ठीक है, n+1 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास लिए थे वो, उस बेस पर आप ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास वो आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, क्योंकि हमने n+1 पे आइटम को ऐड किया था, ठीक है, सो आप यहाँ पर कंडीशन ये लगा सकते हैं कि लोकेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास लेस देन n है, क्योंकि अगर इन बिटवीन आपको वो वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन एन इक्वल टू n की कंडीशन लगेगी, तो फिर आपके पास वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज आपके पास जो है वो अनसक्सेसफुल होगा और आप लोकेशन को सेट कर देंगे 0, यानी कि यहाँ पर ये जो चीज है ये बेसिकली कंडीशन है कि आप एक इफ कंडीशन लगाकर लोकेशन की वैल्यू को देख लें कि लोकेशन की वैल्यू क्या है, और उस बेस पर आप ये डिफाइन कर दें कि आपकी जो सर्च है वो सक्सेसफुल है या आपकी सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल है। सर्च सक्सेसफुल होगी तो लोकेशन की जो भी वैल्यू आई थी, यहाँ पर 4 आ रही थी, तो डेफिनेटली आपके आउटपुट स्क्रीन पर लोकेशन जो है वो 4 आनी चाहिए, ताकि पता चले कि 4th लोकेशन पर आपकी ये आइटम जो पर्टिकुलर एलिमेंट था जो आप सर्च कर रहे थे वो पड़ा हुआ है, ठीक है, और इन केस अगर आपका सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल है तो फिर आपकी लोकेशन की वैल्यू जो है वो 0 जो है वो रिप्रेजेंट होगी, और आउटपुट स्क्रीन पे भी आपको ये नजर आएगा कि जो है वो सर्च अनसक्सेसफुल और लोकेशन इज इक्वल टू 0, तो 0 जस्ट ये डिफाइन कर रहा है कि आपकी जो पर्टिकुलर आइटम था वो आपके अरे के अंदर नहीं है, ठीक है, सर्चिंग अनसक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ ये है कि वो पर्टिकुलर आइटम आपके अरे में नहीं। सो ये आपकी लीनियर अरे के एल्गोरिथम से जो कि हमने 4 एल्गोरिथम्स पढ़े, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग, चारों एल्गोरिथम 2 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, 2 हमने आज के लेक्चर में पढ़े। फर्दर आज हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल जो अरे है वो क्या होती है और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो मेमोरी के अंदर होती है वो किस तरह से, और एड्रेसिंग जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टी-डायमेंशनल अरे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अरे ऑफ अरेज, इसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि अरे ऑफ अरेज है। फॉर एग्जांपल, अ बाई डायमेंशनल अरे कैन बी इमेजिन्ड एज अ बाई डायमेंशनल टेबल
made of elements, all of them of a same uniform data type. डेफिनेटली अरे की प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके अरे में स्टोर होते हैं वो सब के सब आपके एक ही यूनिफॉर्म डेटा टाइप से जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म डेटा टाइप से आपके एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग करते हैं। तो चाहे आपकी लीनियर अरे है, चाहे आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे है, वो प्रॉपर्टी आपकी वैसे की वैसे होल्ड करती है। बाई डायमेंशनल का मतलब है टू डायमेंशन के साथ, जिसको आप टू डायमेंशनल अरे जो है वो कहते हैं। टू डायमेंशनल अरे में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो टेबल की फॉर्म में जो है वो बन जाते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं, और सब के सब एलिमेंट्स जो है वो सेम डेटा टाइप से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। अब ये हमारे पास एक अरे की डिक्लेरेशन हुई हुई है। इन इंटीजर टाइप की अरे है, जिमी अरे का नेम है 3 और 5 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। टू डायमेंशनल अरे है, इसका मतलब है कि आपके पास एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगी आपके नंबर ऑफ रोज को और दूसरी डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को। जिमी रिप्रेजेंट अ बाई डायमेंशनल अरे ऑफ 3 पर 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप। The way to declare this array in C++ would be definitely C++ के अंदर ही इसी तरह से डिक्लेरेशन होती है। So ये याद रखिएगा कि by default जो पहला सबस्क्रिप्ट आप मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल अरे में लिखते हैं वो हमारे पास हमेशा नंबर ऑफ रोज होती हैं, और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट आप लिखते हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। यानी कि 3 रोज एंड 5 कॉलम्स की ये अरे है जिसको आप बाई डायमेंशनल या टू डायमेंशनल अरे कहते हैं। ठीक है, सो 3 क्रॉस 5 का मतलब है 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, और इसी तरह से उसको सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट किया जाता है और डिक्लेयर करवाया जाता है इन C++ प्रोग्राम। और इसकी जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि डेफिनेटली मेमोरी के अंदर ये टेबल नहीं बनता। आपकी हम जो अज्यूम करते हैं कि आपकी जो टू डायमेंशनल अरे है वो कुछ इस फॉर्म के अंदर होती है, ये हमारी अजम्पशंस है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये हमारी अजम्पशंस हैं। हम ये कहते हैं कि जब आपकी अरे जो है वो हम टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करवाते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में होती है, यानी कि आपके पास रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म का एक टेबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये बनेगी आपके पास जिमी 3 क्रॉस 5 जो बनाया है, तो उसमें 3 रोज हैं 0 1 2 और 5 कॉलम्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। तो जितनी भी वैल्यूज आपके पास इंसर्ट होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास इसके अंदर आते हैं, वो सारे के सारे आपके इसी तरह से पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम वाइज जो है वो इंसर्ट होते हैं। वन थिंग मोर कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज आप इंसर्ट करते हैं वो आपके पास इसी तरह से रो एंड कॉलम की पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इंसर्ट होते हैं। सेकेंडली आपको जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दी होती हैं डेफिनेटली उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल अरे का साइज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अरे का साइज है, जो लेंथ है, यानी कि जितनी वैल्यूज अरे में स्टोर हो सकती हैं
सॉरी मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। मुझे बताइएगा कि कहाँ तक जो है ना वो क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूस बोल रही थी, मुझे नहीं पता चला बिल्कुल भी। रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर मैंने डिफाइन कर दिया, वो वहां तक आप लोगों ने सुना? नो मैम। मल्टी डायमेंशनल ओके, मैं डिफाइन करी थी आपके पास कि मल्टी डायमेंशनल अरे हम जो अज्यूम करते हैं वो कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है और टेबल की फॉर्म में एक अरे की रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन मेमोरी के अंदर जो है वो इस अरे की रिप्रेजेंटेशन भी ब्लॉक की फॉर्म में होती है, यानी कि वहां पर हमारे पास इस तरह से रोज एंड कॉलम जो है वो मेंशन नहीं होते, जस्ट सब्सक्रिप्ट होता है और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज जो है वो ऐड होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो अरे है वो दो फॉर्म्स के अंदर जो है वो स्टोर या एक्सेस हो सकती है। एक हमारे पास जो है वो कॉलम मेजर ऑर्डर कहलाता है और दूसरा हमारे पास जो है वो रो मेजर ऑर्डर कहलाता है। कॉलम बाय कॉलम अगर डेटा स्टोर होगा या एलिमेंट स्टोर होंगे तो वो कॉलम मेजर ऑर्डर कहलाएगा, और अगर रो बाय रो अगर वैल्यू जो है वो स्टोर होंगी तो वो हमारे पास रो मेजर ऑर्डर कहलाएगा। इस स्लाइड पर आती हूँ मैं आपको जस्ट मैनुअली डिफाइन करने के लिए कि एक्चुअली आपके पास रो वाइज और कॉलम वाइज जो डेटा है वो किस तरह से जो है वो स्टोर हो रहा है। अगर हम बात करें कॉलम वाइज यानी कि कॉलम मेजर ऑर्डर की, तो कॉलम मेजर ऑर्डर का मतलब है कि हमारे पास पहले कॉलम रीड होगा, उसके बाद रो जो है वो रीड होगी और इसी तरह से वैल्यूज या डेटा जो है वो स्टोर होगा। यानी कि कॉलम वाइज डेटा स्टोर होने का मतलब है कि पहले कॉलम और फिर रो, यानी कि फर्स्ट कॉलम पहले लेंगे और फर्स्ट कॉलम में पहले फर्स्ट रो पे डेटा एंटर होगा, यानी कि फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो और फिर फर्स्ट कॉलम की थर्ड रो, यानी इस सीक्वेंस में आपका डेटा स्टोर हो रहा है। फिर मूव कर जाएगा नेक्स्ट कॉलम पे, इसी तरह सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम की सेकंड रो और फिर सेकंड कॉलम की थर्ड रो, और फिर मूव करेगा थर्ड कॉलम पे और इसी तरह से वन बाय वन रो वाइज फिर आपके पास जो है वो डेटा चलेगा। यानी कि मेजर आपका कॉलम है और फिर रो वाइज आपके डेटा स्टोर हो रहा है, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों फॉर्म्स यूज होती हैं, या तो डेटा आपका कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर होता है या आपका डेटा जो है वो रो मेजर ऑर्डर में स्टोर होता है। ये कॉलम वाइज था। रो वाइज देखें तो डेफिनेटली पहले हमारे पास होगी रो रीड। ठीक है, रो को रीड करेगा यानी रो वाइज चलना है तो डेफिनेटली पहले रो आएगी, फिर कॉलम्स आएंगे, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। और इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मूव करेगा नेक्स्ट रो पे और नेक्स्ट रो के अंदर भी इसी तरह से कॉलम वाइज जो है वो चलता जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपकी रो कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट रो और फिर इसी तरह से वन बाय वन आपके एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर या रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, तो दोनों तरह से आपका जो डेटा है वो आपके स्टोर हो सकता है अरे के अंदर, चाहे आप कॉलम मेजर ऑर्डर में करें या आप रो मेजर ऑर्डर में करें। जब आप इसकी मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो मेमोरी के अंदर आपके पास क्योंकि ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंट हो रहा है, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हो रही हैं, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास लीनियर अरे है या आपके पास मल्टी डायमेंशनल अरे है। मेमोरी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास सेम है, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं जिनके ऊपर आपका एलिमेंट जो है वो स्टोर होंगे। जस्ट जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है कि जब हम कॉलम मेजर ऑर्डर में लेंगे तो पहले हमारे पास मेंशन होगा कॉलम, ठीक है, और फिर हमारे पास होगी रो, यानी कॉलम सेम रहेगा और रो चेंज होगी। और इसी तरह से अगर रो मेजर ऑर्डर लेंगे तो रो सेम रहेगी और कॉलम चेंज होगा। तो जस्ट ये डिफरेंस क्रिएट होगा जो सबस्क्रिप्ट का है, बाकी जो मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास सेम है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसको कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है और हर मेमोरी सेल में आपके पास एक अरे का एलिमेंट जो है वो स्टोर हो जाता है।
ठीक है। अब आप इस सबस्क्रिप्ट पे आप गौर कर लें तो आपको पता है कि पहले रो रिप्रेजेंट होती है और बाद में कॉलम होता है और ये इसी तरह से ही रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। सो आप भी जब भी इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, चाहे कॉलम वाइज हो चाहे रो वाइज हो, रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही रहेगी कि पहले रो और फिर कॉलम। अब आपको सबस्क्रिप्ट देखने से ही पता चल जाएगा कि देखिए पहली तो 1 1 है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, लेकिन जैसे ही सेकंड सबस्क्रिप्ट पे आएंगे रो चेंज हो गई है, कॉलम सेम है। इस मीन्स कि ये कॉलम वाइज चल रहा है। रो चेंज हो गई है, कॉलम सेम है। इसी तरह से अगेन रो चेंज हो गई है, कॉलम सेम। जैसे ही पहला कॉलम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सारी की सारी रोज कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम फिर चेंज हो जाएगा, फिर कॉलम तब तक स्टैटिक रहेगा जब तक आपकी रोज कंप्लीट नहीं हो जाती। और इसी तरह से कॉलम वाइज चलता जाएगा। ये मैं अभी आपको मैन्युअली भी करके बता चुकी हूँ कि वो किस तरह चलता है। इसी तरह से यहाँ पर रो में आए तो ये रो हमारे पास सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है, रो हमारे पास सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है। सो जब भी रो सेम रहेगी और कॉलम्स चेंज होंगे और वैल्यू स्टोर होगी तो वो रो वाइज कहलाएगा। कॉलम सेम रहेगा, रोज चेंज होंगी तो इसका मतलब है कि वो डेटा कॉलम वाइज स्टोर कर रहा है। तो इसी का फर्क पड़ता है मेमोरी के अंदर जब स्टोरेज होती है। अदरवाइज मेमोरी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है 2 डायमेंशनल अरे की, वो किसी तरह भी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज वो सेम रहती है। यानी कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसमें आपकी कंसेक्यूटिव लोकेशंस हैं और जहां पर आपका डेटा एलिमेंट जो है वो स्टोर होंगे। तो डेफिनेटली जब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में स्टोर होगा तो यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा। अगर आप कॉलम वाइज चल रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो है तो यहाँ आ जाएगा, और इसी तरह से आपके पास सो ऑन चलती जाएंगे। इसी तरह से अगर रो वाइज चल रहा है तो भी हमारे पास सेम यही सिनेरियो है कि 1 बाय 1 लोकेशंस के ऊपर आपका डेटा स्टोर होता जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपके सारी डेटा वैल्यूज जो हैं, जो सारे एलिमेंट्स हैं, वो स्टोर ना हो जाए। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा था कि लीनियर अरे में एड्रेसिंग की का फॉर्मूला था और उसके अकॉर्डिंगली हम एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो है वो मल्टी डायमेंशनल अरे में भी हम एड्रेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि वहां पर सिंगल सबस्क्रिप्ट था, एक इंडेक्स वैल्यू थी, यहाँ पर आपके पास सबस्क्रिप्ट्स हैं, यानी कॉलम और रो के लिए दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है। सो फॉर 2 डायमेंशनल m क्रॉस n अरे है तो यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट हैं, 2 इंडेक्सेस हैं, वही आपके पास यहाँ पर भी फॉर्मूले के अंदर भी यूज होंगे। फॉर्मूला देखते हैं। अगर हम कॉलम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी कॉलम मेजर ऑर्डर आपकी डेटा की स्टोरेज हो रही है, तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर हम रो मेजर ऑर्डर में चल रहे हैं तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। जस्ट देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लोकेशन क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है अरे की, और पर्टिकुलर किस इंडेक्स की, जे और के की वैल्यू हमें गिवन है, यानी जे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और के हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कॉलम को। ठीक है। अब जे के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ जे मेरे पास सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो 2 3 बन जाएगा, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे, ठीक है, सबस्क्रिप्ट है तो उसकी लोकेशन जो है वो कैलकुलेट करें। यहाँ पर भी हमारे पास बेस एड्रेस चाहिए। बेस एड्रेस आपको पता है कि अरे की फर्स्ट एड्रेस होता है जहां से आपकी अरे की लोकेशंस जो है वो स्टार्ट होती हैं या अरे की एड्रेसिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी बेस ए वो एज इट इज वही है, प्लस डब्ल्यू भी वही है कि वर्ड लेंथ जो है, वर्ड साइज पर मेमोरी सेल, एक मेमोरी सेल में कितने वर्ड्स हैं, तो वो हमारे पास डिफाइन करता है डब्ल्यू। लास्ट लेक्चर में भी हमने लीनियर अरे का साइज कैलकुलेट किया था और उसके अंदर हमने रिप्रेजेंट किया था कि 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल है। तो ये चेंज हो सकते हैं कि आपके पास कितने वर्ड्स पर मेमोरी सेल जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है एक मेमोरी। तो उसके बाद हमारे पास है एम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज जो अरे में रिप्रेजेंट हो रही है। फिर हमारे पास है k-1, के हमारे -1 रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंडेक्स मैंने दिया है, जो इंडेक्स आपने जिसके ऊपर आपने एड्रेस कैलकुलेट करना है, उसमें से कॉलम की वैल्यू k-1 और प्लस फिर j-1 यानी कि रो की वैल्यू। कॉलम की वैल्यू में से -1 करना है प्लस जे की वैल्यू में से -1 करना है। सो ये आपके पास फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। लोकेशन ए जे के वो पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसकी
लोकेशन कैलकुलेट करनी है। बेस एड्रेस ऑफ अरे plus W is word size into M. M is the total number of rows. K particular column index -1 plus J particular row index -1, और ये फॉर्मूला यूज होगा जब आप कॉलम वाइज जो है या कॉलम ऑर्डर एड्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है रो मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में जस्ट ये डिफरेंस आ रहा है कि ये जो पॉइंट था इस पॉइंट का डिफरेंस आएगा। यहां पर हमने लिए थे क्योंकि हम कॉलम मेजर ऑर्डर में बात कर रहे थे, तो हमें पता है कॉलम मेजर ऑर्डर में कॉलम सेम रहता है, रो चेंज होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाई थी नंबर ऑफ रोज, ये लगाया था ना एम। एम हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। सो यहाँ पर रोज चेंज होती है इसलिए हमने एम को यूज किया था, और फिर उसके साथ हमने कॉलम का इंडेक्स को हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है और हमें पता है कि रो मेजर ऑर्डर में रो सेम रहती है, कॉलम चेंज होता है। सो कॉलम हमने लिया और फिर उसके साथ हमने पर्टिकुलर जो रो का इंडेक्स था उसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये यहाँ पर चेंज आएगा इस फॉर्मूले के अंदर, इस पोजीशन के ऊपर, कि अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर ले रहे हैं तो हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम रो मेजर ऑर्डर ले रहे हैं तो हम कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आपने ऑपोजिट लेना है। अगर आप कॉलम मेजर ऑर्डर के थ्रू इंडेक्स एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो तब आप रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप रो मेजर ऑर्डर ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने एड्रेस कैलकुलेट करना है तो तब आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। तो जस्ट ये चीज याद कर लें, बाकी फॉर्मूला बहुत इजी है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, वैल्यूज आपके लिए नोन होंगी, तो आप जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपको लोकेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमने लास्ट टाइम भी लीनियर अरे की भी कैलकुलेशन के लिए एग्जाम्पल की थी, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आप लोग खुद से भी जो है कोई भी इंडेक्स वैल्यू लेके आप खुद से भी एड्रेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ 25x4 मैट्रिक्स अरे। अरे का नाम है स्कोर, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट और टेस्ट है, 2 डायमेंशनल है, तो हमारे पास स्टूडेंट है और टेस्ट है। और 25x4 इसका क्या मतलब है कि 25 हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं और 4 हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि m की वैल्यू है 25 और n की वैल्यू है 4, m क्रॉस n बन जाएगा। स्टूडेंट और टेस्ट, m स्टूडेंट और 4 टेस्ट। सपोज बेस ऑफ स्कोर यानी इसके बेस ऑफ दिस एरे इज इक्वल टू 200, उसका बेस एड्रेस जो है वो 200 है। W हमारे पास 4 है, डेफिनेटली हमें पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स कहा जाएगा तो हम उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं। हमें चाहिए थी m की वैल्यू, हमारे पास आ गई 25, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, बेस एड्रेस हमारे पास आ गया 200 और W की वैल्यू आ गई 4। अब हमें पर्टिकुलर वो इंडेक्स चाहिए, वो सबस्क्रिप्ट चाहिए जिस पे लोकेशन या एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्दरमोर लेट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टोर 2 डायमेंशनल अरे यूजिंग रो मेजर ऑर्डर। हाँ, अब ये चीज हमें रिक्वायर्ड थी कि वो हमें पता ये चले कि इस एक सिनेरियो के लिए किस ऑर्डर में वैल्यू स्टोर हुई है, रो मेजर ऑर्डर में हुई है या कॉलम मेजर ऑर्डर में हुई है। अब यहाँ से आप देखें कि उसने कहा है कि रो मेजर ऑर्डर में हुई है, इसका मतलब है कि रो वाइज डेटा स्टोर होगा। ठीक है, आपके पास रो वाइज डेटा स्टोर होगा, इट्स मीन कि रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज होंगे, तो हमें जिस चीज से मल्टीप्लाई करना है वो है कॉलम की वैल्यू। ठीक है, अब देन द एड्रेस ऑफ स्कोर 12 और 3, द थर्ड टेस्ट ऑफ द 12 स्टूडेंट फॉलोज। अब हमें एड्रेस चाहिए इसके ऊपर 12 और 3 पे, j इज इक्वल टू 12 एंड k इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास है वैल्यू j की और ये हमारे पास वैल्यू है k की। j एंड k, ये हमने फॉर्मूले में देखा था ना कि लोकेशन हमने लेनी है जो भी एरे का नेम है उसकी k और j की पोजीशन पर। j हमारे पास थी पर्टिकुलर रो और k हमारे पास था पर्टिकुलर कॉलम। अब बेस एड्रेस हमारे पास आ गया 200 प्लस हमारे पास आ गया w, यानी कि ये हमारे पास था उसका बेस एड्रेस, प्लस हमारे पास आ गया है w से अंदर हमारे पास क्या है n हमने लेना है नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होगी वो होगी पर्टिकुलर रो 12 - 1, और फिर हमारे पास होगा पर्टिकुलर
कॉलम, यानी कि मैंने ऊपर लिखना था एक्चुअली, ये मैंने लिखना था, आपका फॉर्मूला लिखना था। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं जस्ट उसको रिकॉल करना चाह रही थी कि ये मेरे पास था जे और के, जे पर्टिकुलर रो और के पर्टिकुलर कॉलम, जिसके लिए आपको एड्रेस कैलकुलेट करना है। ये आ गया बेस एड्रेस, ये हो गया डब्ल्यू मतलब के वर्ड लेंथ, ये 4 आपके पास क्या है एन, यानी डब्ल्यू इंटू एन, और उसके बाद हमारे पास ये पहली जो वैल्यू आती है, क्योंकि कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पहली वैल्यू आएगी हमेशा जे के लिए, अगली वैल्यू आएगी के -1, और ये आपके पास आ गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था अरे ऑफ जे के इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू, फिर आपके पास क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है तो यहाँ आपने कॉलम की वैल्यू लगानी है, कॉलम मल्टीप्लाई होगा पर्टिकुलर रो के साथ प्लस आपके पास आगे कॉलम की वैल्यू। सो ये हमारे पास आ गया 12 - 1 इज इक्वल टू 11, प्लस हमारे पास ये आ गया है 3 - 1 इज इक्वल टू 2, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है रो के साथ, तो 4 जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 44, प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 46। अब ये 46 जो है ये मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले 4 के साथ, इस वर्ड लेंथ के साथ जो ये लिखा हुआ है, 200 + 4 × 46 विच इज इक्वल टू 284, यानी कि इस लोकेशन आ गई, इस करंट जो इंडेक्स है इसकी लोकेशन आ गई हमारे पास 284। सो आप खुद भी अगर मैं आपको यही सिनेरियो दूं और मैं कहूं कि आपने कॉलम मेजर ऑर्डर परफॉर्म करना है, ठीक है, इसी सिनेरियो के लिए आपने करना है कॉलम मेजर ऑर्डर, तो यहाँ पर जस्ट क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, इस रो की जगह आपके पास सॉरी इस कॉलम नंबर की जगह आपके पास आ जाएंगी नंबर ऑफ रोज, और इनकी जगह आपके पास इनकी जगह जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा, लेट सपोज यही एड्रेस है और मैं यही इंडेक्सेस है और मैं कहती हूँ कि कॉलम मेजर ऑर्डर है नॉट रो, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा m, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी m, क्योंकि रोज है तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉलम यानी कि 3, और फिर हमारे पास आ जाएगा ये 12, ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। और आप इस चीज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपके पास परफॉर्म हो जाएगा कॉलम मेजर ऑर्डर। डेफिनेटली यहाँ पर से वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी आपके पास कॉलम मेजर ऑर्डर में, क्योंकि ये रो मेजर ऑर्डर में 284 था तो कॉलम मेजर ऑर्डर में डेफिनेटली ये लोकेशन जो है वो चेंज होगी। यहाँ पर ये 3 - 1 हो गई, ये 2 आ गया, 4 × 2 प्लस ये 12 - 1 इज इक्वल टू 11। मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट इसको लेके चल रही हूँ क्योंकि मैं कॉलम मेजर ऑर्डर परफॉर्म करी, तो 4 × 2 हो जाएगा, 4 2 = 8 प्लस 11 आ जाएगा, तो 11 + 8 इज इक्वल टू 19। ये 19 वैल्यू अब बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 200 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 19। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास लोकेशन बताएगी इसी इंडेक्स का 12 का, बट कॉलम मेजर ऑर्डर में, ठीक है। जस्ट क्या डिफरेंस हमने क्रिएट किया, इधर के डिफरेंस आ गया कि अगर कॉलम मेजर ऑर्डर थी तो नंबर ऑफ रोज आ गए, उसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई होगी वो कॉलम होंगे, और अगली टर्म जो है वो डेफिनेटली फिर रो पे चली जाएगी, ठीक है। ये आप कुछ क्वेश्चंस हैं जी? मैम ये जो आपने वर्ड पर लेंथ की है ये आपने खुद से एज्यूम की है 4? ये सिनेरियो में गिवन थी ना, ये देखो देयर आर w = 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल। यस मैम, ये मैम ये हम कैसे मतलब मेमोरी सेल में हम 4 वर्ड स्टोर कर सकते हैं? हाँ, एक मेमोरी सेल में 4 वर्ड स्टोर होते हैं, यानी कि आपकी जो हर सेल वाइज आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ठीक है, जो एड्रेसेस होते हैं ना वो आपके पास सेल वाइज आ रहे होते हैं ना, ठीक है, वर्ड वाइज आ रहे होते हैं, तो 4 वर्ड्स को मिला के आपका मेमोरी सेल जो है वो क्रिएट होता है। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वैसे, और आप अज्यूम नहीं करना होता बेसिकली। आप अगर मैं कोई सिनेरियो या क्वेश्चन दे रही हूँ तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो वर्ड साइज है वो कितना है, ओके मैम, ठीक है। ये कुछ आपके एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस थे, वो छोटे से हैं, इनमें कोई खास चीज डिफाइन नहीं की हुई, ज्यादातर तो लीनियर अरे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, कि एक आपके पास डीएसए है यानी अरे है और जिसका बेस एड्रेस है 304, वर्ड साइज है 4, और अपर बाउंड और लोअर बाउंड की वैल्यू जो है वो 5 और 50 है,
यानी कि 5 जो है वो लोअर बाउंड है और 50 अपर बाउंड है। सो आपको 15 की लोकेशन बतानी है, 55 की बतानी है और लेंथ बतानी है कि लेंथ उसकी क्या है। ये लीनियर एरे का है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। खैर ये आप लोग देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा। टाइम